हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है, जिसके लास्ट वीडियो में हमने बात की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की एंड नेपोलियनिक कोड की। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अब हम बात करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है फ्रांस, और फ्रांस में किस तरीके से रेवोल्यूशन हुई। लुई 16 जो वहाँ का मोनार्क था उसे हटाकर वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई जिसका नाम था नेशनल असेंबली। लेकिन यह गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकी और नेपोलियन के अटैक के बाद वहाँ पर फिर से मोनार्की रिज्यूम कर दी गई और वहाँ पर नेपोलियन एरा स्टार्ट हो गया। नेपोलियन ने बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए जिसे हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड 1804 के नाम से जानते हैं। ये तो बात थी फ्रांस की, लेकिन आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अदर कंट्रीज़ की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से यूरोप की अदर कंट्रीज़ में लोगों के मन में कॉमन आइडेंटिटी या नेशनलिज्म की फीलिंग किस तरीके से क्रिएट हुई। यूरोप की अदर कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड डिफरेंट किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स में डिवाइड थी, मींस डिफरेंट स्टेट में डिवाइड थी। एवरी किंगडम का अपना एक रूलर हुआ करता था जो ऑटोक्रेटिक तरीके से पावर का यूज़ किया करता था। कॉमन पीपल की कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं होती थी। एवरी स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, डिफरेंट कल्चर फॉलो किया जाता था और डिफरेंट एथनिक ग्रुप के लोग रहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हेस्पर एम्पायर, यह एम्पायर ऑस्ट्रिया और हंगरी में रूल करती थी। ऑस्ट्रिया और हंगरी उस समय एक पैचेस की तरह दिखाई देता था, मींस इसमें बहुत से स्मॉल स्टेट हुआ करते थे जैसे एल्पाइन, टायरॉल, ऑस्ट्रिया, भूमिया। एवरी स्टेट में डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी, डिफरेंट कल्चर था। किसी भी तरीके की कॉमन आइडेंटिटी इन लोगों में नहीं होती थी। बस एक ही चीज़ कॉमन थी कि इसका एम्परर हेब्सबर्ग एम्पायर का था। तो इस तरीके की सिचुएशन यूरोप की सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलती थी। लेकिन 18वीं सेंचुरी के एंड में और 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे कुछ फैक्टर्स देखने को मिले जिनकी वजह से यहाँ के कॉमन पीपल में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। इनमें कुछ मेन फैक्टर्स हैं। द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, सेकेंड फैक्टर है द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म, थर्ड फैक्टर था द न्यू स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड द ट्रीटी ऑफ वियना, फोर्थ फैक्टर है द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 4 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास एंड द स्प्रेड ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। थर्ड और फोर्थ फैक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। 18वीं सेंचुरी तक यूरोप की सभी लार्ज कंट्रीज़ में 2 मेन सोशल ग्रुप्स दिखाई देते थे। इसमें एक ग्रुप था एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप और दूसरा था पीजेंट ग्रुप। एरिस्टोक्रेटिक क्लास पीजेंट क्लास को डोमिनेट करता था। यह लोग बहुत रिच हुआ करते थे। इन लोगों के पास गांव में बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर लैंड या स्टेट हुआ करते थे। साथ ही शहरों में भी इनके पास बहुत बड़े बड़े हाउस हुआ करते थे। यह लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे,
एवरी स्टेट में इस तरीके का एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप हुआ करता था। इस ग्रुप को जोड़ने के लिए मेन रीज़न था मैरिज। यह ग्रुप केवल अपने ही क्लास में अपने बच्चों की मैरिज किया करता था, जिसकी वजह से एवरी स्टेट का एरिस्टोक्रेटिक क्लास एक दूसरे से जुड़ा होता था। लेकिन इस तरीके का ग्रुप बहुत स्मॉल होता था, मींस टोटल पॉपुलेशन में एरिस्टोक्रेटिक क्लास बहुत कम नंबर्स में होते थे। मोस्टली मेजॉरिटी पीजेंट्स की हुआ करती थी। वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में पीजेंट में भी बहुत सोशल डिफरेंस देखने को मिलते थे। वेस्टर्न यूरोप में जो पीजेंट का ग्रुप था वह एरिस्टोक्रेटिक लोगों से लैंड को रेंट पे लेकर उसमें फार्मिंग करता था, या इस तरीके के पीजेंट के पास अपनी स्मॉल लैंड हुआ करती थी और वह उस पर फार्मिंग करते थे। जबकि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में जो पीजेंट हुआ करते थे वो एज ए लेबर वर्क करते थे, उनके पास अपनी किसी भी तरीके की पर्सनल लैंड नहीं हुआ करती थी। मिड 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना स्टार्ट हो गया। एवरी कंट्री में फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होने लगी, जिसकी वजह से फैक्ट्री के आसपास टाउन और सिटीज़ बनने लगी। इन सिटीज़ में एक न्यू ग्रुप एमर्ज हुआ जिसे न्यू मिडिल क्लास ग्रुप कहा गया। इस ग्रुप में बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, क्लर्क, बैंकर्स एंड अदर प्रोफेशनल्स लोग हुआ करते थे। यह ग्रुप एरिस्टोक्रेटिक क्लास की तरह बहुत रिच भी नहीं था और पीजेंट क्लास की तरह पुअर भी नहीं था। धीरे धीरे इस ग्रुप में लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, लोगों में नॉलेज आ गई। अब इन लोगों की सोच लिबरल बन गई, मतलब यह लोग फ्री माइंडेड थे। अब यह यूरोपियन सोसाइटी में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट आवाज़ उठाने लगे। इन्हीं एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों ने कॉमन पीपल के मन में नेशनल यूनिटी जैसे आइडिया को इंट्रोड्यूस किया और एरिस्टोक्रेटिक क्लास के अगेंस्ट रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। अब हम बात करेंगे इस न्यू मिडिल क्लास ग्रुप की लिबरल आइडियोलॉजी की। जैसा कि हमने देखा, यूरोप की सभी कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से सिटीज़ और टाउन में एक न्यू मिडिल क्लास ग्रुप एमर्ज हुआ। इस ग्रुप की लिबरल आइडियोलॉजी थी। तो चलिए समझते हैं यह लिबरलिज्म क्या होता है। लिबरलिज्म लैटिन वर्ड लिबर से बना है। लिबर का मतलब होता है फ्री। मिडिल क्लास लोग लिबरलिज्म को फॉलो करते थे, मीन्स यह चाहते थे एवरी इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए और सभी के लिए इक्वल लॉ बनना चाहिए। यह ग्रुप एवरी कंट्री में पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली चेंज लाना चाहता था। पॉलिटिकली यह चाहते थे कि एवरी कंट्री में एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक रिप्रेजेंटेटिव या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बननी चाहिए। सोसाइटी में अब तक एक पर्टिकुलर क्लास को जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे, अब वो ख़त्म हो जाने चाहिए। इसके अलावा सोशली वह चाहते थे कि सभी लोगों को अपनी बात को कहने की फ्रीडम मिलनी चाहिए, मीन्स प्रेस पर जो सेंसरशिप लगाई जाती है वह ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को एसोसिएशन, क्लब, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की फ्रीडम मिलनी चाहिए। इकोनॉमिकली ये लोग चाहते थे कि एक ही कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस करने के लिए जो टैक्सेस देने पड़ते हैं वह टैक्सेस या रेस्ट्रिक्शंस पूरी तरह से ख़त्म हो जानी चाहिए और गुड्स एंड पीपल का मूवमेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में फ्री होना चाहिए। लेकिन इन लोगों की एक और सोच भी थी। यह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो चाहते थे,
लेकिन ये यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं चाहते थे। मींस आज जो हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखते हैं उसमें एवरी सिटीज़न, चाहे वह मेल है, फीमेल है, पुअर है या रिच है, सबको इक्वल वोटिंग राइट दिया जाता है। लेकिन लिबरल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं देना चाहिए। मींस केवल कुछ टैक्स पेई लोगों को ही वोटिंग का राइट होना चाहिए। पुअर क्लास और वुमेन को वोटिंग का राइट नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से जो न्यू मिडिल क्लास ग्रुप निकल कर आया, उनकी लिबरल आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी के साथ ही उन्होंने लोगों के मन में नेशनल यूनिटी जैसे आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इस मिडिल क्लास लोगों ने ही कॉमन पीपल को नेशनल यूनिटी, कॉमन आइडेंटिटी, आइडेंटिफाइड टेरिटरीज़ जैसे आइडियाज़ से इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि एक अंपायर में रहने वाले सभी लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए और नेशन स्टेट जैसे आइडिया को इंट्रोड्यूस किया। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले देखा कि 18वीं सेंचुरी तक यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज़ किस तरह से होती थी, और उसके बाद हमने 2 फैक्टर डिस्कस किए, जिसमें सबसे पहले था हमने यूरोप की सोशल कॉम्पोजिशन के बारे में बात की, और उसके बाद हमने बात की लिबरल आइडियोलॉजी की। इन 3 टॉपिक्स पर आपके एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, टिल मिड 18th century there were no nation state in Europe. Support the statement with example. सेकेंड क्वेश्चन जो आज के इस टॉपिक में बनता है वह है एक्सप्लेन द सोशल कॉम्पोजिशन ऑफ द मिड 18th century यूरोप। आज के इस टॉपिक में जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वह है एक्सप्लेन लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स प्रिवेलिंग इन यूरोप इन 19th century। तो इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। इन क्वेश्चन के आंसर के लिए आप इन तीनों स्लाइड के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वही इसके आंसर हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ट्रीटी ऑफ वियना एंड द रेवोल्यूशनरीज। थैंक यू सो मच।